जी न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। 7 बज रहे हैं। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। मैं हूं विकास भदौरिया और नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। लेकिन आज बुलेटिन की शुरुआत उस तस्वीर के साथ जिसे देखने के बाद कोई भी दहल जाएगा। इंडोनेशिया में एक सक्रिय ज्वालामुखी में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। धमाका इतना भीषण था कि आसमान पर धुएं और राख के गुबार छा गए, जिसे काफी दूर तक देखा जा सकता था। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। आसमान पर धुएं और राख के इस गुबार को देखिए। एक नजर डालने पर आंखों को धोखा हो सकता है कि आग की लपटें तो नहीं, रंग सुर्ख जरूर है, लेकिन यहाँ कोई आग नहीं धधक रही। माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी में मंगलवार को विस्फोट हुआ। उसके बाद आसमान में ये डराने वाली तस्वीरें नजर आई। हैरान हो जाएंगे आप ये जानकर कि धूल और आग के इस गुबार को 150 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। खतरे का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसके आसपास 8 किलोमीटर के दायरे को खतरनाक घोषित किया गया। यहाँ से गुजरने वाले लोग डरे हुए हैं, गाड़ियां रोककर मंजर देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा विस्फोट पहली बार देखा। तेजी से बहता लावा खतरनाक हो सकता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है। पिछले साल नवंबर में इस ज्वालामुखी में हुए विस्फोट में 9 लोगों की जान चली गई थी। काफी लोग घायल भी हुए थे। अच्छी बात ये रही कि इस बार कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं खतरनाक हादसे की। इसका वीडियो आपको हिलाकर रख देगा। खबर असम के सिलचर की है। देखिए, नेशनल हाईवे पर बना पुल अचानक ढह गया। तभी मौके पर 2 ट्रक नदी पार कर रहे थे और उसके बाद क्या हुआ देखना जरूरी है। देखिए जरा रिपोर्ट। विकास नदी में समा गया। इस पुल की कुछ दिन पहले ही मरम्मत हुई थी। 1.25 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। नतीजा क्या निकला आंखों के सामने है। यह हादसा क्लाइन सिलचर मार्ग पर भांगरपार इलाके में हुआ। देर रात पत्थरों से लदे 2 ट्रक गुजरे तो पुल दरक गया। पुलिस और प्रशासन को इसकी खबर की गई। एक्शन तेजी के साथ हुआ। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। पानी में डूब रहे दोनों ट्रकों के अंदर मौजूद ड्राइवर और क्लीनर को बचा लिया गया। जिंदगी रुकती नहीं, पुल ढह गया। इस पार से उस पार जाना जारी है, नाव का सहारा है। अभी बारिश की शुरुआत भर है, हालांकि असम में काफी पानी बरस गया। ऐसे में सवाल है, कमजोर पुलों पर आवाजाही क्यों नहीं रोकी जा रही? ऐसे पुलों को मजबूत बनाए बिना अगर गाड़ियां दौड़ती रहीं, फिर इस तरह के हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? और अब बात आसमानी आफत से आई भीषण तबाही की। खबर गुजरात के भावनगर से है। एक बुजुर्ग भारी सैलाब के बीच घंटों 2-2 हाथ करते रहे। बहुत देर तक तेज बहाव में बुजुर्ग का बचना आसान नहीं था, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद उनके बेटे ने बुजुर्ग की जान बचा ली। रिपोर्ट देखिए। नाले के चारों तरफ पानी ही पानी और इस खतरे के बीच एक बुजुर्ग जान की बाजी लगाने पर आमादा। जिस जगह से ये आगे बढ़ रहे थे वहां चंद कदमों पर पानी की गहराई करीब 15 फीट थी। ऐसे में इन्हें रोकने की काफी कोशिश की गई, लेकिन 70 साल के राम भाई चिबा भाई ने किसी की नहीं सुनी और आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद नाले की तेज धार और भरपूर पानी में बुजुर्ग राम भाई बहे जा रहे थे। अच्छा ये रहा कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कुछ सेकंड तक बहने के बाद एक पेड़ को पकड़ लिया। इसके बाद बाप को बचाने के लिए बेटा आगे आया। अपने हाथ में रस्सी बांधकर वो पानी में कूद गया और उन्हें बचाकर बाहर ले गया। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बीसीसीआई से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बीसीसीआई को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोच्चि टस्कर से विवाद में बड़ा झटका लगा है। जी हां, बोर्ड को कोच्चि टस्कर्स के मालिकों को 538 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीसीसीआई की उस याचिका को आज खारिज कर दिया जिसमें बोर्ड ने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की थी। बिल्कुल, हम सीधा लिए चलेंगे आप सभी को न्यूज रूम विमल कुमार के पास। विमल हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं। विमल,
इस पूरी खबर को धार दीजिए, बताइए दर्शकों को पहले कोची टस्कर्स के बारे में जो लोग भूल गए होंगे आईपीएल की टीम, क्या है ये पूरी खबर और कैसे झटका लग गया बीसीसीआई को? 2011 में जैसे आपने पहले कहा कि बीसीसीआई को बड़ा झटका लगा है। बहुत लंबे समय में आपने देखा नहीं होगा कि बीसीसीआई कोई केस हारती है। तो सबसे पहली बात तो बीसीसीआई को 550 करीब 538 करोड़ का झटका लगा है। उन्हें आईपीएल की जो टीम थी जो 2011 में आई थी, एक ही सीजन खेली थी केरला की टीम, और उस समय उन्होंने कहा था कि बैंक की जो उन्होंने गारंटी नहीं दी, और मसला ये फंसा हुआ था कि इनका कहना था कि बैंक की गारंटी इसलिए नहीं क्योंकि स्टेडियम की अनुपलब्धता थी, और बाद में एक साल में उस टीम को खारिज कर दिया गया। 2015 में भी ये केस आया था, 550 करोड़ देने थे, लेकिन आखिरकार इतने साल के फैसले के बाद, इतने साल की लड़ाई के बाद एक आर्बिट्रेशन के जरिए उनको 550 करोड़ का 550 करोड़ का करीब नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें एक बात और बता दूं कि आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल में राजीव शुक्ला जो हैं वाइस प्रेसिडेंट जो बीसीसीआई के, उन्होंने कहा है कि इस पे वो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो है, एक तो झटका उनको लग ही गया, 2015 में भी लगा था और इस समय भी लगा है। आईपीएल की जो वो टीम थी जो केरल कोची टस्कर्स केरल की टीम थी, और जाहिर तौर पे सिर्फ एक सीजन वो खेल पाई और उसके बाद उन्हें बाहर होना पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विमल इस खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, पूरी खबर को बताने के लिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की अपील याचिका खारिज कर दी, और जहां ये बड़ा झटका बीसीसीआई को। अगली खबर गुजरात से। गुजरात के कई इलाके भारी बारिश से जलमग्न हैं, तो भावनगर में हालात बेहद खराब हैं। पानी लगातार बरस रहा है, नदी और नाले इस वक्त उफान पर हैं। निचले इलाके के लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। गलियों और सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। इस रास्ते के दोनों ओर मकान बने हैं और बाढ़ के पानी की रफ्तार ऐसी है कि सामान के साथ साथ गाड़ियां भी बही जा रही हैं। दो पहिया वाहन भी बह रहे हैं, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन भी खिलौना बन गए हैं। मानो पानी सब कुछ बहा कर ले जाने पर आमादा हो। जहां इतनी भारी गाड़ियों की खैर नहीं, वहां इंसानों की क्या बिसात। अब ऐसे हालात में किसकी हिम्मत है कि घर से बाहर निकलकर खड़ा हो जाए। लोग घरों से झांक रहे थे, पानी का एक खतरनाक मंजर देख रहे थे। भावनगर में जगह जगह बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं, उस पर बादलों का बरसना अभी रुका नहीं है। बाढ़ व बारिश के बाद गुजरात के भावनगर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। हर जगह सैलाब का तांडव है। देखिए, बीते 2 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों से भावनगर समेत गुजरात के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। आपको हम दिखाते हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला की वहां से रिपोर्ट। मैं इस वक्त भावनगर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो बाढ़ का पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। और ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये भावनगर अहमदाबाद हाईवे है, और बिल्कुल हाईवे से सट के पानी जो है वो बाढ़ का भरा हुआ है। कई सारी जगहों पर हाईवे पर पानी आने की भी शिकायत मिली। हालांकि हाईवे अभी सुचारू गति से चल रहा है। लेकिन मेरे साथ में तहसीलदार हैं यहाँ के बलबीर जी से बात करते हैं। बलबीर सर, ये पानी कहाँ का है और कितने लोगों को रेस्क्यू किया है आप लोगों ने? काड़ूबार डैम से आ रहा है, और मुझे 8 बजे मैसेज मिला था। मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बीएमसी की टीम को भी रेस्क्यू के लिए बुला लिए। अभी ये रेस्क्यू का काम चालू है। 30 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अभी जो टीम है भावनगर की, वो बोट के जरिए गई है। और ये खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां केदारनाथ जाने वाले शिव भक्त हादसे का शिकार हो गए। केदारनाथ मंदिर जाने वाले पैदल मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसा केदारनाथ पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी के पास उस वक्त हुआ
जब अचानक लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ों का मलबा और पत्थर नीचे गिरने लगे। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे कई लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही जंगल चट्टी चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी और डीडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस और डीडीआरएफ की टीम मलबे में फंसे लोगों को खाई से निकालकर सुरक्षित ऊपर ले गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक महिला को हल्की चोटें और 2 पुरुषों को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद गौरीकुंड रेफर किया गया है। वहीं पुलिस हादसे में मारे गए लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। खराब मौसम को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतते हुए यात्रा करने की अपील की है। तो वीडियो में आपने देखा कि कैसे धीरे धीरे मौसम का मिजाज खतरनाक हो रहा है और आपको देश के दूसरे हिस्से के बारे में आसमानी आफत किस तरह से बरस रही है, उसका अलर्ट क्या क्या है, ये सारी जानकारी आपके सामने रख देते हैं। बिल्कुल, देखिए 6 राज्य यहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। और देखिए गुजरात में भारी बारिश की संभावना है, 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। जबकि कर्नाटक की बात करें तो भारी बारिश का यहां पर अनुमान है। यहां पर भी 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है, बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जबकि कोंकण में भारी बारिश की चेतावनी है, भूस्खलन की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो यहां भारी बारिश का अलर्ट है, ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो सकती है, यानी कि पानी की वजह से जल भराव हो सकता है और ट्रैफिक खराब हो सकता है। जबकि केरल की बात कर लें तो भारी बारिश का अलर्ट है और 20 सेंटीमीटर तक यहां पर भी बारिश संभव है। इसके अलावा अगर झारखंड की और उड़ीसा की बात कर लें तो भारी बारिश का रेड अलर्ट है यहां पर, यानी कि आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। भूस्खलन की स्थिति भी बन सकती है। स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने और जल निकासी प्रणालियों को दुरुस्त करने की सलाह दी गई है। अब लोगों से नदियों और निचले इलाकों के पास सावधानी बरतने को भी कहा गया है। तो ये मौसम से जुड़ी जानकारी है। तो आपको अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। किसी भी सूरत में स्थानीय प्रशासन द्वारा जो चेतावनी जारी की गई है उसको नजरअंदाज नहीं करना है। अगली खबर का हम रुख कर लेते हैं और अगली खबर जो है वो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से। उत्तराखंड के हरिद्वार में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहाँ एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई है। बिल्कुल, देखिए फैक्ट्री में लगी ये आग इतनी तेजी के साथ फैल गई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कुछ ही पलों में सब कुछ जलकर खाक हो गया। ये भीषण आग हादसा हरिद्वार जिले के बहादुराबाद इलाके में हुआ, जहां अचानक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आया। फैक्ट्री में पटाखे रखे होने की वजह से यहां धमाके के बाद लगी भीषण आग तेजी से भड़की और देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास का इलाका भी आग की चपेट में आ गया। हादसे के वक्त कई लोग भी फैक्ट्री में फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। आग हादसे में 2 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख हो चुका था। उत्तर प्रदेश के कानपुर से अब खबर। जी हां, कानपुर में आज आग ने जमकर तांडव मचाया। आग के भीषण रूप से चारों तरफ हड़कंप मच गया। पनकी इलाके में अचानक लगी भीषण आग के बाद कई मकान जलकर राख हो गए। भीषण आग से लाखों का नुकसान हुआ है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। पनकी के शताब्दी नगर इलाके में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि इसने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद इलाके में इतना भयानक मंजर था कि दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक एक घर में अचानक आग लगने के बाद ये इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। लोग समझ पाते कि क्या हुआ इससे पहले ही पूरा इलाका आग की लपटों में घिर चुका था। इस बीच किसी ने फायर ब्रिगेड की टीम को आग लगने की खबर दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने घरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। हालांकि इस भीषण आग में कई परिवारों का आशियाना जरूर उजड़ गया।
और अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की, जब कुछ नकाबपोश गुंडों ने एक शख्स की जमकर धुनाई कर डाली। बुलंदशहर के सीएनजी पंप पर मारपीट का यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। और आखिर सीएनजी पंप पर सेल्समैन को पीटने वाले नकाबपोश कौन थे? पूरी रिपोर्ट। और नकाबपोश बदमाशों की बर्बरता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नकाबपोश गुंडे सीएनजी पंप के सेल्समैन को बेरहमी से पीटने के बाद फरार हो गए, लेकिन मारपीट की यह वारदात पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि पहले एक नकाबपोश बदमाश सेल्समैन पर घूंसे बरसाता है। इसी दौरान कई और बदमाश डंडा लेकर आते हैं और फिर सभी नकाबपोश बदमाश मिलकर सेल्समैन पर लाठी, डंडों और लात घूंसे बरसाने लगते हैं। सेल्समैन से मारपीट का यह वायरल वीडियो बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद का बताया जा रहा है, जहां अपनी कार में गैस भराने पहुंचे कुछ नकाबपोश बदमाशों ने पहले अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाई और फिर सेल्समैन के पैसे मांगने पर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान सीएनजी पंप का कर्मचारी बदमाशों से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बदमाशों के सामने खुद को बचाने से नाकाम रहता है। नकाबपोश बदमाश काफी देर तक उस पर लाठियां और घूंसे बरसाने के बाद फरार हो जाते हैं। और अब खबर नोएडा से, जहां एनडीटीवी ने खबर दिखाई तो उसका असर हुआ है। एनडीटीवी ने वो वीडियो आपको दिखाई थी जब दो कार सवारों ने एक युवक को कार से कुचलने की कोशिश की, जिसमें युवक एक बुरी तरह से जख्मी हो गया था। और इस वीडियो को जब एनडीटीवी पर दिखाया गया तो पुलिस हरकत में आई और दोनों कार सवारों को धर दबोचा। रिपोर्ट देखिए। 17 सेकंड का ये वीडियो किसी को भी दहलाने के लिए काफी है। शख्स ने अचानक टॉप गियर डाला और मौके पर खड़े एक युवक को कुचलने की कोशिश की। कार पर सवार दो युवकों की इस हरकत को देखकर हर कोई भौचक्का हो गया, लेकिन कार सवार उन युवकों का पूरा वीडियो कैमरे में कैद हो चुका था। जैसे सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ, पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। ये वीडियो नोएडा के पॉश सोसाइटी सुपरनोवा की है। जब विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुई, पहले तो लगा कि मामला वाद विवाद के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मामला सुलझने के बजाय उलझता चला गया और हिंसक रूप ले लिया। कार सवार युवकों ने अपनी टोयोटा ग्लेंजा कार से सामने वाले युवक को कुचलकर जान से मारने की कोशिश की। इस वारदात में पीड़ित युवक के दोनों पैर टूट गए और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों कार सवारों को तो पकड़ा ही, साथ ही कार भी सीज कर दी है। और अब खबर वाराणसी से है, जब नशे में धुत एक कार सवार के कारनामे से हड़कंप मच गया। लेकिन नशे में धुत कार सवार ने कई गाड़ियों और लोगों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। अब ऐसी तस्वीरें, ऐसे हंगामे नए नहीं हैं। नशे में धुत होकर सड़क पर उत्पात मचाना फैशन सा बन गया है। इस शख्स ने कई बाइक सवारों को टक्कर मारी। पैदल जा रहे कुछ लोग भी इस सिरफिरे का शिकार बने। फिर इसने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इसकी गाड़ी को घेर लिया। भीड़ ने इसे गाड़ी से निकालकर जमकर पीटा। मौके पर मौजूद कुछ जिम्मेदार लोगों ने बीच बचाव करते हुए मारपीट को रोका। नशे में गाड़ी दौड़ा रहे शख्स की कार के अंदर पिटबुल नस्ल का कुत्ता भी मौजूद था। इस खतरनाक कुत्ते से लोगों को खतरा हो सकता था। ऐसे में डॉग को कार के अंदर ही बंद कर दिया गया। आरोपी गिरफ्तार किया गया है। खाकी आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे लोगों पर ताजिंदगी गाड़ी चलाने पर पाबंदी की जरूरत है। और अब खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर इन दिनों अमेरिका में हैं। अमेरिका में असीम मुनीर का ग्रैंड वेलकम हुआ, लेकिन ये मुनीर का ग्रैंड वेलकम फूलों के हार से या बैंड बाजे से नहीं हुआ, बल्कि उनके खिलाफ नारेबाजी, पोस्टर लहराकर किया गया। अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानियों ने अपने आर्मी चीफ को मास मर्डरर तक कह दिया। ये है वॉशिंगटन का वो 5 सितारा होटल जहां जनरल असीम मुनीर ठहरे हैं। लेकिन होटल के बाहर का नजारा ऐसा है जैसे यहाँ किसी बॉलीवुड के विलन की एंट्री हुई हो। पाकिस्तानी आर्मी चीफ अमेरिका गए तो थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने, लेकिन ट्रंप से पहले उन्हें अपने ही लोगों के गुस्से से मुलाकात करनी पड़ गई। इस्लामाबाद के कातिल
अमेरिका में पाकिस्तानी मूल के लोग अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तानी झंडों और बैनर पोस्टरों के साथ जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। कोई असीम मुनीर को इस्लामाबाद का कातिल कह रहा है तो कोई पाकिस्तानियों का कातिल बता रहा है। अब वॉशिंगटन में लगे इस प्रोजेक्टर को देखिए जिसमें असीम मुनीर को मास मर्डरर बताया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक अचानक सड़क हादसा हुआ और यहां एक कार में आग लगने से उसमें सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार कार पुलिया से जा टकराई, पलट गई, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। हादसे में कार सवार 6 लोगों में से केवल एक ही शख्स की जिंदगी बच पाई है। और इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए कार सवार लोग बदायूं में शादी में शामिल होने के बाद वापस दिल्ली आ रहे थे। हादसा जहांगीराबाद थाने इलाके में चांदौग गांव में हुआ, जहां चौराहे के पास बदायूं की तरफ से आ रही एक स्विफ्ट कार बेकाबू होकर पुलिया से टकरा गई, जिसके बाद कार में भीषण आग लग गई। हादसा कितना भयानक था, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनमें पुलिया से टकराने के बाद कार जलती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि दर्दनाक हादसा कार के ड्राइवर को नींद आने की वजह से हुआ। कार में आग लगने की वजह से उसकी चारों विंडो लॉक हो गई और कार में सवार 6 लोग उसमें फंस गए, जिसमें से एक बच्चे समेत 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि एकमात्र जिंदा बची महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर बचाव का काम शुरू किया और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और अब खबर अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। विमान हादसे में एकमात्र जिंदा बचे विश्वास रमेश को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। विश्वास अपने भाई की अंतिम विदाई में भी शामिल हुए, जहां वो फूट फूट कर रोने लगे। आपको बता दें, देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लगातार पीड़ित परिवारों को शव सौंपे जा रहे हैं। अब आपको विमान हादसे में अभी तो डेटा जो सामने आया है उसका अपडेट भी हम बता दें ग्राफिक्स के माध्यम से। विकास, आप बताइए। बिल्कुल, और देखिए 209 लोगों के डीएनए की पुष्टि अभी तक हो चुकी है, यानी कि उनके डीएनए का परिजनों के साथ मिलान हो चुका है, जिसमें 169 शवों को उनके परिवारों को सौंपा जा चुका है। और दूसरी खबर इससे जुड़े हुए ये कि 2 शवों को विदेश भेजा गया है। 11 शवों को गुजरात से बाहर ले जाया गया है और 129 शवों को सड़क मार्ग से ले जाया गया है। अब आपको पहचाने गए राष्ट्रीयताओं की जानकारी दे दें, जिसमें 123 भारतीय नागरिक शामिल हैं। 27 ब्रिटिश नागरिकों की पहचान हुई है, उनका डीएनए मिल गया है और 4 पुर्तगाली नागरिक हैं। एक कनाडा का नागरिक इसमें शामिल है और 4 व्यक्तियों के गैर यात्री होने की अभी तक पुष्टि की गई है। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति विश्वास कुमार रमेश को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और घायल एक मरीज की मौत हो गई, जबकि 7 घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चलिए अगली खबर आपके सामने रख देते हैं। अगली खबर बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर है। बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर बिहार की सियासत में आज फिर एक नया तूफान खड़ा हो गया। बीजेपी ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगाते हुए पोस्टर लगाए थे। तो वहीं पसमानदा समाज भी बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है और राजधानी पटना में लालू यादव के खिलाफ पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। और इन पोस्टरों में पसमानदा समाज ने लालू यादव पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए उनसे माफी मांगने की मांग की है। लेकिन राजधानी पटना की सड़कों पर लगाए गए पोस्टर ज्यादा देर टिक नहीं पाए और किसी ने इन पोस्टरों को फाड़ दिया, जिसके बाद बीजेपी के लोग लालू यादव की पार्टी पर हमलावर हो गए और आरजेडी नेताओं पर इन पोस्टरों को फाड़ने का आरोप लगाया। पसमानदा समाज लालू परिवार को चिट्ठी भी लिखेगा कि आप माफी मांगे, लेकिन आरजेडी के गुंडों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का तो अपमान लालू परिवार ने किया ही, अब आरजेडी के गुंडों ने भी पोस्टर को फाड़ने का काम किया है। बीजेपी ने लालू की पार्टी पर हमला बोला तो आरजेडी ने भी पलटवार किया और पूरे मामले को बीजेपी की साजिश बताते हुए अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इस पूरे विवाद के बाद पसमानदा समाज के नेताओं ने ऐलान किया कि अगर लालू प्रसाद यादव माफी नहीं मांगते तो वो पटना में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले मंगलवार को भी अंबेडकर के खिलाफ अपमान को लेकर पटना की सड़कों पर लालू यादव के खिलाफ पोस्टर लगे थे। बताया जा रहा है कि इन पोस्टरों को बीजेपी ने लगवाया था। इस बीच देखिए इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ चुकी है, जहां भारतीय नौसेना में आईएनएस अर्नाड़ा को शामिल कर लिया गया है। बिल्कुल, और इसे 8 मई 2025 को नौसेना को
सौंपा गया था, लेकिन आज इसको शामिल कर दिया गया है। जानते हैं INS अर्नाला क्यों दुश्मनों के लिए एक खौफ का नाम है। बिल्कुल, डिटेल्स दें तो देखिए, लंबाई 77 मीटर है, वजन है 1490 टन। तो आप जो तैरता हुआ ये अर्नाला देख रहे हैं ना, ये दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। इसकी रफ्तार जो है 46 नॉटिकल माइल पर आवर है और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। 80% ये स्वदेशी इसमें सामग्री लगाया गया है, यानी मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के तर्ज पर अत्याधुनिक युद्धपोत है ये। खतरनाक हथियारों से लैस है और तमाम तरह के सेंसर और हथियार इसमें लगे हुए हैं। जैसे एक RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है, 2 हल्के टारपीडो ट्यूब लॉन्चर भी हैं। और देखिए इसके अलावा 2 12.7 मिलीमीटर और M2 रिमोट नियंत्रित हथियार स्टेशन भी है। एक 30 मीटर नेवल गन भी है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम इसके साथ मौजूद है, यानी कि बहुत ही खतरनाक है। इसका नाम है अर्नाला। बिल्कुल, और 30 मिलीमीटर की जो गन मौजूद है वो दूर तक जो दुश्मन के जहाज होते हैं उनको निशाने पर लेकर नेस्तनाबूद करने के लिए काफ़ी होती है। तो देखिए, और इसी का अगला हिस्सा हम आपके सामने रख देते हैं। इसका नाम महाराष्ट्र के वसई स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले से प्रेरित है, जो भारत की समुद्री विरासत को भी दर्शाता है। और इसका नारा अर्णवे शौर्यम, समुद्र में साहस का प्रतीक है। तो ये देखिए, अर्णवे शौर्यम समुद्र, यानी कि समुद्र में शौर्य का नाम अर्नाला है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आशुतोष जी, राजस्थान से खबर है, जहां राजस्थान के अलवर में राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा मामला सामने आ गया और जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। यहां एक शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसी एक खौफनाक वारदात अखेरली कस्बे में हुई, जहां अनीता नाम की महिला ने अपने प्रेमी के साथ पति मान सिंह की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि मान सिंह की हत्या उसकी पत्नी अनीता ने अपने प्रेमी काशी के साथ मिलकर की थी और महिला के प्रेमी ने मान सिंह की हत्या के लिए 4 सुपारी किलर्स हायर किए थे। बताया जा रहा है कि इस वारदात के दिन 7 जून को पत्नी अनीता ने दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिसके बाद घर में घुसे 4 सुपारी किलर्स ने मान सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के दिए ना पर और पैर ये मोड़े, जब पापा की जब आवाज आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने। इन्होंने आपस में बातचीत करके और जो काशी था उसने 4 लोगों को और साथ लिया और इन्होंने योजना बनाई इसको रास्ते से हटाने की। अनीता राज के साथ मिलकर उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और फिर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी फरार सुपारी किलर्स की तलाश में जुटी है। अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख कर लेते हैं। दुनिया जानती है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जुर्म की दुनिया में दोनों का सिक्का एक ही साथ चलता है। मतलब लॉरेंस का जब नाम आता था तो गोल्डी बरार का भी, और गोल्डी का जब तो लॉरेंस का भी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। दोनों जुर्म की दुनिया में जरूर हैं, लेकिन अब सिक्का अलग अलग चलेगा, क्योंकि अब दोनों की दोस्ती में आ गई है दरार। रिपोर्ट देखिए। जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह लॉरेंस बिश्नोई। तो इसी जुर्म की दुनिया में लॉरेंस की परछाई यानी गोल्डी बरार। मकसद एक, दुश्मन एक, इरादा एक। लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। दोनों का मकसद एक जरूर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जाहिर है अब दोनों के बीच की कट्टर दुश्मनी एजेंसियों की परेशानी बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसियों को दोनों के करीबियों से पूछताछ के बाद यह जानकारी मिली है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, जबकि गोल्डी बरार अमेरिका से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि अब गोल्डी बरार ने अजरबैजान बेस्ड रोहित गोदारा से हाथ मिला लिया है। वहीं लॉरेंस ने कनाडा में बैठे नोनी राणा और सूर्य प्रताप के साथ गठजोड़ कर लिया है। तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार में कभी अटूट रिश्ता हुआ करता था, लेकिन आज दोनों के रास्ते हो चुके हैं अलग अलग। क्यों अलग अलग हुए ये भी आपके सामने बताएंगे। अब सवाल यह है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की दोस्ती के बीच दरार किस वजह से आई, ये भी हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, लॉरेंस के भाई अनमोल को लेकर यह दरार हो गई, जहां 2024 में अमेरिका में यह पकड़ा गया था अनमोल। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के केस में अनमोल को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। गोल्डी ने बेल दिलाने में मदद नहीं की। अब अनमोल छूटा, लेकिन पैर में GPS ट्रैकर लग गया था। और गोल्डी का नाम बब्बर खालसा से
जुड़ गया है, इस वजह से भी यहां पर दरार आने की शुरुआत हुई है। गुरुग्राम धमाके में भी गोल्डी का नाम सामने आया था। अब दोनों के बीच दोस्ती कैसे टूटी? बिल्कुल, और दोस्ती टूटने से साइड इफेक्ट क्या है ये हम आपके सामने रख देते हैं। अनमोल बिश्नोई की वजह से तो दोस्ती टूटी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या है? 2 हिस्सों में पूरा गैंग बट गया है। अब अलग अलग तैयार हो रहे हैं इनके गैंग। नए गैंगवार की अब आशंका भी इसी के साथ बढ़ जाएगी। दोनों अपने अपने गैंग को मजबूत करने में लगेंगे और गोल्डी ने रोहित गुदारा से हाथ भी मिला लिया। लॉरेंस को मिला नोनी राणा का साथ। लॉरेंस गैंग में अनमोल, काला जठेड़ी, नोनी और गोल्डी गैंग के साथ रोहित गुदारा शामिल है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पुरानी दोस्ती होती है उसमें जब दरार या दुश्मनी होती है तो वो और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की कमियां और ताकत पता होती है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर अमेरिका से है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज फोन पर बात हुई है। इस बातचीत के दौरान मोदी ने ट्रंप को खरी खरी सुना दी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर हुई इस वार्ता में, इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से जुड़े मामले पर मध्यस्थता को लेकर भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने सधे हुए शब्दों में भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर भारत ने कभी भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और ना ही भविष्य में कभी करेंगे। पीएम ने ट्रंप से यह भी कहा कि आतंकवाद प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि युद्ध है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने फोन पर हुई वार्ता की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से कनाडा से लौटते वक्त अमेरिका आने का अनुरोध किया, लेकिन पीएम ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के चलते इससे इनकार कर दिया। और ये खबर कनाडा, क्योंकि कनाडा में हुए G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई राष्ट्राध्यक्षों से बहुत अच्छे से मुलाकात हुई, गर्मजोशी के साथ। लेकिन इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हमेशा की तरह खास रही है। मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जो कहा और ये कह दिया कि उनके जैसा बनना चाहती हैं, उनके जैसा कोई नहीं। देखिए मेलोनी और मोदी की मुलाकात की ये यादगार तस्वीर। मेलोनी और पीएम मोदी एक दूसरे के सामने आए, हाथ मिलाया, हालचाल पूछा। फिर मेलोनी ने तुरंत कहा, यू आर द बेस्ट, आई एम ट्राइंग टू बी एज यू, यानी आप सबसे अच्छे हैं, मैं आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ। पीएम मोदी की बाकी राष्ट्राध्यक्षों के साथ भी गर्मजोशी वाली मुलाकात हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के साथ हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेता मुस्कुराते नजर आए। पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत करते हुए भी कैमरों में कैद हुए। और देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर संभल हिंसा के मामले से जुड़ी हुई। संभल हिंसा के मामले में आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क सहित 23 आरोपियों के खिलाफ जिला न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है। यहाँ 1000 पन्नों की है ये चार्जशीट जो बताई जा रही है। सूत्र बता रहे हैं संभल के जो समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क और विवादित जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में हुई थी हिंसा, और इसको लेकर ये आए थे विवादों में। लेकिन अब इससे जुड़ी अपडेट क्या है बताएंगे पंकज झा, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी पंकज, क्या जानकारी है इसको लेकर? संभल में सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी, उसी हिंसा के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, इस चार्जशीट में जो उनके बारे में 3-4 बड़ी बातें बताई गई हैं वो उनके लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है और इस पर ट्रायल भी चलेगा एमपी एमएलए कोर्ट में। उनके लिए कहा गया है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया, भीड़ को वह इकट्ठा करने के लिए और हिंसा के लिए उन्होंने उकसाया, ये बात चार्जशीट में लिखी गई है। और जो उनके समेत 23 लोग और आरोपी बनाए गए हैं उन सबको इसमें कनेक्टेड बताया गया है और ये उनके लिए एक तरीके से खतरे की घंटी है जो पहली बार सांसद बने हैं संभल से जियाउर रहमान बर्क।
पंकज, आप इस खबर पर नज़र बनाए रखिए। इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एनडीटीवी पर पंकज झा के जरिए हासिल करेंगे। संभल हिंसा के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में 1000 पन्नों की चार्जशीट वहां के सांसद जियाउर रहमान वर्क और 23 अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल की। और अब खबर न्यूज हेडक्वार्टर में देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, क्योंकि देखिए दिल्ली में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ईडी की बड़ी कार्रवाई से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्रियों और निजी ठेकेदारों पर शिकंजा कस चुका है। यह मामला जो है क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले से जुड़ा हुआ है। ईडी ने एक साथ 37 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके बाद क्या हुआ, 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ईडी का हंटर चला तो चारों तरफ हड़कंप मचा। दिल्ली में ईडी का एक्शन हुआ तो सियासी हलकों में तूफान मच गया। 37 ठिकानों पर ईडी का छापा। क्लासरूम घोटाले में बड़ी कार्रवाई। ईडी की बड़ी कार्रवाई एसीबी दिल्ली की एफआईआर के आधार पर की गई। इस मामले में जून के महीने में ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एसीबी की तरफ से दूसरी बार समन भेजा गया है। इस बार उन्हें 20 जून को पेश होने के लिए कहा गया है, जबकि एसीबी सत्येंद्र जैन से पूछताछ भी कर चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के क्लासरूम घोटाले में 2015 से 2019 के बीच सरकारी स्कूलों में 12,748 कक्षाओं के निर्माण में करीब 2,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने 30 अप्रैल को मामला दर्ज किया था। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में चल रहे भाषाई विवाद के बीच सूबे के स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। मतलब हिंदी पढ़ाई तो जाएगी, लेकिन उसकी अनिवार्यता नहीं होगी, मैंडेटरी नहीं। भाषा के तौर पर पहले मराठी, फिर अंग्रेजी और हिंदी को तीसरे भाषा के तौर पर रखा गया है। महाराष्ट्र में कल तक जिस हिंदी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ था, अब वही हिंदी स्कूलों में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। हिंदी भाषा की अनिवार्यता खत्म कर मराठी, अंग्रेजी के बाद स्कूलों में हिंदी को तीसरे नंबर पर जगह मिली है। महाराष्ट्र सरकार के फैसले के मुताबिक क्लास 1 से त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसके अलावा भाषा विषय को ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि मराठी और इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पहले से 5वीं तक हिंदी सामान्यतः तीसरी भाषा होगी, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी हिंदी के स्थान पर किसी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए कम से कम 20 छात्रों की इच्छा जरूरी होगी, यानी किसी अन्य भाषा को पढ़ाने के लिए कम से कम 20 छात्रों की रुचि होना बेहद जरूरी है। और अब खबर उत्तराखंड से। जो युवक कल तक सड़क पर मौज मस्ती के लिए महिलाओं पर फफ्तियां कस रहे थे, उनसे जुड़ी हुई। जब पुलिस का डंडा चला तो मौज मस्ती भूल गए और उनके होश ठिकाने आ गए। रिपोर्ट में देखिए। इन दो तस्वीरों को देखिए। पुलिस सख्त हुई तो जिन हाथों से ये युवक महिला बाइकर के साथ अभद्रता कर रहे थे, वो हाथ कान पकड़ रहे हैं और जुबान से माफी की गुहार लगा रहे हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की की है। जब पुलिस ने शिकंजा कसा तो इनकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। पुलिस ने 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार करके उन्हें उनकी गलती का एहसास करवा दिया, लेकिन अभी भी कई आरोपी फरार चल रहे हैं। दरअसल बात उस दिन की है जब एक महिला अपनी 2 व्हीलर से कहीं जा रही थी। तभी पास से गुजर रही एक कार में कुछ लड़के सवार थे, जो महिला को देखते ही अभद्रता पर उतर आए। कार के शीशे से बाहर निकलकर हाथों से अभद्रता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इन लड़कों को नहीं पता था कि सड़क पर जिस अभद्रता को वो अंजाम दे रहे हैं, 2 व्हीलर पर सवार महिला उनका वीडियो बना रही है। महिला ने पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पुलिस ने संज्ञान लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया। सही इलाज हुआ इन लोगों का। चलिए अगली खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 गुटों के बीच जूतम पहचार हो गई। ये झगड़ा कांग्रेस के 2 नेताओं के समर्थकों के बीच हुई। बैठक के दौरान और होटल के बाहर जमकर लात घुसे चले। आखिर 2 गुटों के बीच भिड़ंत हुई क्यों, देखिए रिपोर्ट। और कांग्रेस नेताओं के 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो भी सामने आया।
जिसमें कांग्रेस नेता एक दूसरे पर घूंसों की बरसात करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस की बैठक भोपाल के एक होटल में थी, जिसका मकसद था संगठन सृजन, यानी पार्टी को मजबूत करना। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने शायद इसे संगठन भंजन समझ लिया और फिर लात घूंसे, आरोप प्रत्यारोप का ऐसा मेला लगा कि होटल के बाहर WWF का अखाड़ा बन गया। दरअसल बैठक के दौरान विधायक आरिफ मसूद के समर्थकों ने कांग्रेस नेता साजिद अली पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए उनके बैठक में आने का विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के समर्थक भड़क गए और मारपीट होने लगी। होटल के बाहर दोनों नेताओं के समर्थक एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश कर रहे थे और वहां जमा भीड़ तमाशा देख रही थी। इसी दौरान भीड़ में शामिल किसी शख्स ने दोनों पक्षों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। मारपीट के बाद दोनों कांग्रेस नेताओं के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और अब खबर दुश्मन देश पाकिस्तान से, जहां बारूद की ढेर पर बैठा पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिन आतंकवादियों को पनाह देता है वही आतंकी अब उसके जान के दुश्मन बन बैठे। पाकिस्तान में उस वक्त हाहाकार मच गया जब एक चलती ट्रेन में धमाका हो गया, और इसके बाद क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। चारों तरफ अफरा तफरी, ट्रेन के 4 डिब्बे बेपटरी हैं, यात्री इधर उधर भटक रहे हैं। थोड़ी देर तक तो उन्हें समझ नहीं आया कि हुआ क्या। थोड़ी देर बाद जब पता चला कि ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ तो उनके भी होश फाख्ता हो गए। जैकबाबाद के पास ट्रेन में धमाका हुआ। ट्रेन पेशावर से क्वेटा जा रही थी। हादसे के बाद ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। हालांकि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में कुछ वक्त पहले हुई एक बड़ी घटना की याद दिला दी है, जब जाफर एक्सप्रेस को बलूचियों ने हाईजैक कर लिया था। उस वक्त BLA ने ये जानकारी दी थी कि इस ट्रेन हाईजैक में 214 यात्रियों को बंधक बनाया गया है। हैरानी वाली बात ये थी कि उस ट्रेन में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे, जिनमें से कुछ को BLA ने मौत के घाट भी उतार दिया था। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है और इस खबर में बड़ी अजीबोगरीब बात है। ऐसा अजीबोगरीब चोर जिसके चोरी के अंदाज से आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लखनऊ के इस चोर का स्टाइल थोड़ा नवाबी है। उसके चोरी का स्टाइल आप देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे, वाकई ये चोर नवाबों के शहर का नवाब है। लेकिन अंजाम तो वही होता है चोरों वाली। देखिए रिपोर्ट। नवाबों के शहर में हुई एक चोरी के खूब चर्चे हैं। ये चोर उस तरह के नहीं थे कि घर में घुसे और सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरों ने नवाबी स्टाइल में ही वारदात को अंजाम दिया। पहले सारा कीमती सामान इकट्ठा किया, उसके बाद किचन में जाकर मैगी बनाई और AC को चलाकर थोड़ा आराम किया और उसके बाद बड़े आराम से चोरी का सामान लेकर घर से रवाना हुए। ये बिखरा हुआ सामान देखिए, कमरे में सब कुछ बेतरतीब पड़ा है। चोरों ने एक एक कोना खंगाला है। घर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ की तलाशी ना ली हो। और इतनी मेहनत के बाद खाना पीना भी हुआ, AC में आराम तलबी भी। खाकी भी हैरान है, चोरों के अंदाज को देख अचंभे में है। ये किस तरह के चोर थे जो चोरी को अंजाम देने के बाद भागे नहीं, मैगी बनाकर खाई, AC का मजा लिया। पुलिस CCTV खंगाल रही है, चोरों को गिरफ्त में लेने का भरोसा जता रही है। इन सब के बीच आराम तलब चोरों की कहानी लखनऊ में खूब सुनी और सुनाई जा रही है। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। आज की तस्वीर, क्रोएशिया में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ भव्य स्वागत। चलिए इस वीडियो के साथ ही न्यूज हेडक्वार्टर में आज के लिए इतना ही। विकास भदौरिया और मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आज के लिए दीजिए इजाजत। इन खबरों का सिलसिला NDTV पर लगातार जारी है। आगे देखिए खबरें सिकता देव के साथ और 9 बजे खबरों की खबर आशुतोष के साथ।